हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का साइंस पार्ट 7 है मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। सबसे पहले मौसम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जलवायु क्या होता है, वो जलवायु का पेड़ पौधे जंतुओं पर क्या असर पड़ता है। अनुकूलन मतलब उनका निवास स्थान, जहाँ पर वो रहते कैसे अनुकूलित होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मौसम के बारे में। तो मौसम के बारे में आपने देखा अभी का हमारा कैसा मौसम है, गर्म मौसम है। कैसा मौसम है, गर्म मौसम है। कभी मौसम बदल जाता है, जैसे बारिश में आपने देखा कभी बारिश होती है, क्षण भर में क्या हो जाती है, धूप आ जाती है। तो मौसम क्या एक जटिल परिघटना है। तो सबसे पहले देखो मौसम की परिभाषा लिखी है, किसी स्थान मतलब एक जगह, किसी स्थान पर उसका तापमान मतलब गर्मी कैसी है, आर्द्रता मतलब वायु के अंदर नमी कितनी है, वर्षा वायु वहाँ की वायु का वेग मतलब हवा कितनी तेजी से चल रही है आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति, प्रतिदिन मतलब रोज की परिस्थिति कैसे वो बदल रहा है, वह उस स्थान का क्या कहलाता है, मौसम। ठीक है, ये रोज हम देखते हैं कि मौसम जैसे सुबह कैसे होती है, ठंड होती है, जैसे दिन होता है तो हमारा क्या होता है, तापमान बढ़ता जाता है। तो रोज का जो होता है हम उसको क्या बोलते हैं, मौसम। मौसम के घटक कौन कौन से होते हैं, तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक। अन्य कारक में जैसे वायु का वेग हो गया। ठीक है, अब जलवायु पहले देख लेते हैं। किसी स्थान की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष। अब ये क्या बोल रहे हैं, जो प्रतिदिन का मौसम है, आपने न्यूज़पेपर में देखा है ना, वहां पर न्यूज़पेपर में यहाँ पर दिए रखा है कि आज का अधिकतम तापमान इतना, न्यूनतम तापमान इतना। पूर्वानुमान लगाता है, कौन लगाता है वो पूर्वानुमान, भारत मौसम विभाग के। कितनी बारिश होगी आज, इतना सूर्योदय होगा, इस समय हमारा सूर्यास्त होगा, ये सब वो बताते हैं या नहीं बताते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो जो आंकड़े हम जो रोज हमको बताते हैं, उन आंकड़ों को जो मौसम विभाग वाले होते हैं वो क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। कब तक, 25 वर्षों तक। फिर उन 25 वर्षों के अंतराल में वो देखते हैं, क्या देखते हैं कि वहाँ का पैटर्न कैसा है। जैसे हम पढ़ेंगे अभी किताब में, जैसे जैसे ग्राफ स्वरूप, कहीं ऊंचा नीचा, कभी टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, कभी कम हुआ, कभी वर्षा अधिक हुई, तो वो सब आंकड़ों से बना पैटर्न, उस तरह का पैटर्न उस स्थान की क्या कहलाती है, जलवायु। तो आपको मौसम जलवायु का अंतर पता चला। ये प्रतिदिन में घटित परिघटना होती है और ये क्या होता है, 25 वर्षों में हम क्या करते हैं, रोज के जो मौसम होते हैं है ना, उनका आंकड़ा रखते हैं, उनका पैटर्न बनाते हैं। फिर उस स्थान की, जैसे आप देखते हो मरुस्थल, हम कैसे बोलते हैं वहाँ की जलवायु कैसी, गर्म। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, गर्मी ज्यादा होती है रेगिस्तान में। जहाँ वर्षा अधिक होती है तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ क्या है, अधिक जंगल वहाँ पर पाए जाते हैं। वहाँ कैसा होता है, गर्म और आर्द्र होता है ना, मतलब वायु के अंदर क्या होती है, नमी पाई जाती है। तो ये हमारी क्या होती है, जलवायु। अब जलवायु के अंदर जंतु कैसे मतलब है ना अनुकूल करते, कैसे वो निवास करते। तो अनुकूलन क्या होता है कि कोई जंतु वहाँ पर कैसे रहता है उस वातावरण में, जैसे हम रहते हैं या नहीं रहते। मैं अभी आपको है ना, आप गर्मी में रहते हो यहाँ पर, और मैं आपको थोड़े दिन के लिए ध्रुवीय प्रदेश जहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है वहाँ भेज दूँ तो आप भी बीमार हो जाओगे। तो हम क्या, हमारे वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित है, उसके लिए हमारे शरीर में क्या होते हैं, बहुत से गुण होते हैं। तो इस अध्याय में हम केवल जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, और जो आपका अध्याय 9 है उसमें हम पढ़ेंगे कि जलवायु का मृदा पर क्या असर होता है। इस अध्याय में हम जलवायु का जंतुओं पर, 2 जगह की जलवायु, एक तो ध्रुवीय क्षेत्र की जलवायु में जंतुओं में क्या विशेष लक्षण होते हैं, और एक उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के अंदर क्या अलग पाए जाते हैं। और एक चीज है कि जैसे हम तापमान मापते हैं, ठीक है, हमारा बॉडी का तापमान हम किससे मापते हैं, तापमापी से। लेकिन मौसम विभाग वाले, मैंने आपको पिछले 4थे अध्याय में पढ़ा रखा है कि मौसम विभाग वाले कौन से तापमापी का उपयोग करते हैं, अधिकतम न्यूनतम तापमापी का। और वर्षा मापने के लिए क्या होता है उनके पास, वर्षा मापी। वो कुछ इस तरह के होती है, एक सिलेंडर होता है ऐसा, और उसके ऊपर क्या लगी होती है, एक कीप लगी होती है, ऐसी एक कीप लगी होती है। वो पानी को एकत्रित करके बता देते हैं कि कितना mm पानी आ रखा है। तो ये वर्षा मापी होगा। तो चलिए अब हम इस सभी के बारे में क्या करते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं। आइए, हमने बोर्ड पर
मौसम के विषय में पढ़ा कि मौसम क्या होता है। आपने देखा ना मौसम क्या होता है, हर जगह का मौसम अलग अलग होता है। कभी गर्मी होती है, कभी ठंड होती है, कभी बारिश होती है, तो वो मौसम होते हैं। हम देखते हैं कि दैनिक जीवन के मौसम की रिपोर्ट में 24 घंटे के ताप, आर्द्रता और वर्षा के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखो मौसम क्या होता है बेटा, जब जो 24 घंटे उसमें ताप कौन सा होता है, आर्द्रता कौन सी होती है और वर्षा कौन सी होती है, उसकी जानकारी मिलती है। मौसम रिपोर्ट में अगले दिन के मौसम के बारे में पूर्वानुमान भी प्रकाशित किया गया। आपने देखा होगा ना, देखो जैसे यहाँ पर न्यूज़ में आप पेपर में देखते हो ऐसा लिखा हुआ होता है कि सुबह कोहरा रहेगा, बाद में आसमान साफ होगा, शनिवार को अधिकतम तापमान इतना, न्यूनतम तापमान इतना दर्ज किया गया, रविवार को सूर्यास्त इतने बजे होगा और सोमवार को सूर्योदय इतने बजे होगा। तो आपने देखा होगा, जो आप अगर नहीं देखा तो आप पेपर के अंदर देखना, जो समाचार पत्र है उसके अंदर न्यूज़ आती है, और नहीं आती तो आप देखते हो मौसम विभाग वाले हमको बताते, चेतावनी देते कि यहाँ पर भारी वर्षा की आसार है या यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ने वाली है। मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विभाग द्वारा तैयार की जाती है। अब आपसे पूछ सकते हैं कि मौसम की रिपोर्ट कौन तैयार करता है, तो भारत मौसम विभाग। यह विभाग प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहाँ के, देखो अब ये विभिन्न स्थानों के ताप, पवन वेग आदि के आंकड़ों को एकत्रित करते हैं और मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर है, किसी भी समाचार पत्र में पिछले एक सप्ताह के सभी दिनों के मौसम की रिपोर्ट को आप काटो और उसमें आप क्या करो, एक पुस्तिका में लिखो। अब उनसे ना मौसम संबंधी आप देखो कि पहले पंक्ति के अंदर जैसे यहाँ पर लिखा, इसको काटा तो यहाँ पर तापमान कितना था, न्यूनतम अधिकतम, फिर दूसरे दिन कितना था, न्यूनतम अधिकतम, ऐसी आप सारणी बनाओगे तो आपको अपने आप पता चलेगा कि मौसम के अंदर कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं। जैसे आज आपने अभी देखा ना कि सुबह सुबह क्या होती है, थोड़ी ठंड होती है, फिर बहुत गर्मी होने लगती होती या नहीं होती। अभी क्या है, ठंड का मौसम है, फिर भी गर्मी पड़ रही, तो वो सब हमको कौन बताता है, मौसम विभाग वाले। जैसे देखो यहाँ पर आप कर सकते हो, यहाँ सारणी बनी हुई है, ऐसे सारणी आप बनाना। जैसे 23 तारीख को है, इतना अधिकतम टेम्परेचर, इतना न्यूनतम तापमान, इतनी आर्द्रता, आर्द्रता मतलब कितनी अंदर पानी की मात्रा थी और कितनी वर्षा हुई। वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र से नापा जाता है। अब देखो बेटा, वर्षा को हम जैसे हम तापमान को किससे नापते हैं, थर्मामीटर वगैरह से नापते हैं, वैसे ही वर्षा को वर्षा मापी से मापा जाता है। इसके मूल रूप में एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करके एक कीप लगी होती है। बेटा ये इस तरह का होता है, जैसा मैंने आपको बोर्ड पे बताया था ना कैसा होता है वर्षा मापी, एक कीप लगी होती है और एक सिलेंडर होता है जिसके आधार पर हम बता सकते हैं कि कितने मिलीमीटर वर्षा हुई है। क्या आपके द्वारा बनाई गई सारणी के अनुसार सभी दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान, आर्द्रता और वर्षा के माप समान रहेंगे? नहीं, कहीं अधिकतम ताप होगा, कहीं न्यूनतम ताप होगा, कभी उसमें आर्द्रता अधिक होगी, कभी वर्षा होगी। सप्ताह भर में काफी परिवर्तन हो सकते हैं। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। मैंने आपको बोर्ड पे बता दिया था कि मौसम क्या कहलाता है। तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। मौसम के घटक कौन कौन से, तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक जैसे वायु का वेग, वर्षा, दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं आज का मौसम अत्यधिक आर्द्र है तथा पिछले का मौसम गर्म था। मतलब आज थोड़ा सा ठंडक जैसा है और कल मौसम कैसा था, गर्म। आपने देखा है ना, घर पे सब ऐसे ही बातें करते हैं। मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है, यह क्षण भर में परिवर्तित हो जाती है। अब देखो ये एक जटिल परिघटना क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पल भर में बदल जाती है। अगर गर्मी होती है तो कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी ठंड पड़ने लगती है। कभी कभी यह हो सकता है कि सुबह के समय धूप निकली हो लेकिन अचानक ही बादल आ जाए और तेज वर्षा होने लगे, अथवा तेज वर्षा अचानक से बंद हो जाए और चटक धूप निकल। ऐसा होता है ना, बारिश के दिनों में भी आपने देखा है ना, जैसे बारिश आ जाती है फिर है ना थोड़ी देर में क्या हो जाता है, वहाँ से धूप आ जाती है। आपको अवश्य ही अनेक ऐसे अनुभव हुए होंगे। ऐसे किसी अनुभव को याद करने का प्रयास कीजिए, अपने मित्रों को इसके बारे में बताइए। चूँकि मौसम इतनी जटिल प्रक्रिया, अतः इसका पूर्वानुमान लगाना आसान कार्य नहीं। देखो अभी क्या बोल रहे, बहुत जटिल प्रक्रिया, फिर भी हमारे जो भारत के मौसम विभाग वाले वो पूर्वानुमान लगा देते, लेकिन वो एकदम से सही हो या नहीं हो उसका पता नहीं होता। चित्र 7.2 में
दिखाए गए ग्राफ जिसमें 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 तक शिलोंग मेघालय के रिकॉर्ड के लिए अधिकतम तापमान को दिखाया गया। देखो 2 जगह का बेटा, एक तो शिलोंग और एक मेघालय। देखो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे 3 तारीख को 26.0 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो 26.0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान बताया था कि मेघालय में अधिकतम तापमान इतना है और शिलोंग के अंदर अधिकतम तापमान इतना है। जैसा किसी भी मौसम की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान को प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है। देखो बेटा, आपके मोबाइल के अंदर भी आप देखते हो, जब आपका फ़ोन ऑफ होता है उस पर भी आपका अधिकतम न्यूनतम लिखा हुआ आता है या नहीं आता कि आज इतना डिग्री है। पता है आपको, मौसम विभाग वाले हमने न्यूज़ में समाचार में देखा, यदि वर्षा होती है तो वहाँ बादल बनाते हैं, यदि वहाँ सूर्य होता है, ताप अधिक होता है, अधिक तापमान होता है तो सूरज का चित्र बनाकर हमको बताते हैं। यानी अध्याय 4 में हमने पढ़ा है कि विशेष तापमापी जिन्हें हम अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहते हैं। देखो बेटा, जो मौसम विभाग वाले उपयोग में लेते हैं हम उसको अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिन भर में किस समय तापमान अधिक? तो हाँ, सबसे अधिक कब होता है? दिन के समय। और सबसे कम कब होता है? सुबह और शाम को। दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपरांत में अर्थात दोपहर के बाद होता है, मैंने आपको बताया, जबकि न्यूनतम ताप भोर में होता है। क्या आप समझ गए कि गर्मियों में दोपहर के बाद हम गर्मी में इतने बेहाल क्यों हो जाते हैं? आप देखते हो ना, जबकि सुबह के समय अपेक्षाकृत मौसम हमको सुहावना लगता है गर्मी में, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, दोपहर होने वाली होती है, तब क्या होता है? गर्मी बहुत पड़ने लगती है। क्या आपने कभी सूर्योदय सूर्यास्त के समय के बारे में सोचा? आप जानते हैं कि सर्दियों में सायकाल अंधेरा जल्दी क्यों हो जाता है और आपको खेलने में अधिक समय नहीं मिल पाता? क्या सर्दियों के दिन की अवधि गर्मियों की अपेक्षा कम होती है? अध्याय के अंत में दिए गए परियोजना कार्य को पूरा करने पर आपको स्वयं पता चलेगा। देखो बेटा, आपने खुद ने देखा होगा कि गर्मियों में दिन क्या होते हैं? बहुत लंबे होते हैं। सूर्यास्त क्या होता है? देरी से होता है। लेकिन सर्दियों में दिन क्या होते हैं? छोटे हो, सूर्यास्त बहुत जल्दी हो जाता है। अब है जलवायु। मौसम और जलवायु, मैंने जलवायु के बारे में भी आपको बताया कि जलवायु क्या होता है। जलवायु, मौसम विज्ञानी प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं। रोज के आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं। पिछले अनेक दशकों के मौसम के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाते हैं। अब ये क्या करते हैं? मौसम के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखते हैं, जिससे हमें किसी स्थान के मौसम के पैटर्न, प्रतिरूप, हमने अभी पीछे ग्राफ देखा ना, उसको हम प्रतिरूप बोलते हैं, उसमें सहायता मिलती है। अब जलवायु क्या था? मैंने आपको बताया था, किसी भी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, जैसे 25 वर्ष में एकत्रित किए गए आंकड़ों के आधार पर हम बोल सकते हैं कि वह उस स्थान की जलवायु है। बेटा, मौसम अलग होता है, जलवायु अलग होती है। जलवायु वो मौसम 25 वर्षों में कितना बदला है, कितना तापमान, कितनी आर्द्रता, कितनी वर्षा, उसके आधार पर हम 25 वर्षों में जो आंकड़े इकट्ठे किए तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु ऐसी है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? जलवायु। यदि हम पाते हैं कि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ की जलवायु गर्म है। आप देखते हो ना, रेगिस्तान के वहाँ पर गर्मी बहुत होती है तो हम उसको बोलते हैं कि वहाँ की जलवायु गर्म है। अगर क्या होता है, अधिकांश जगह पर भारी वर्षा होती है, जैसे चेरापूंजी और ये सब, वहाँ वर्षा अधिक होती है तो हम बोलते हैं कि वहाँ क्या होती है? वहाँ की जलवायु कैसी होती है? गर्म और आर्द्र क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो वायु होती है, हवा होती है, उसके अंदर क्या होता है? पानी की मात्रा अधिक होती है। अब यहाँ पर देखो बेटा, आपको 2 बता रखे शहर, एक जम्मू और कश्मीर, उसकी जलवायु के बारे में आपको बता रखा, उनकी गणना की रखी। देखो, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दैनिक न्यूनतम मतलब रोज का न्यूनतम तापमान दिया है, रोज का अधिकतम तापमान दिया। औसत वर्षा कि भाई किस किस महीने में कितनी वर्षा हुई है, उसके बारे में क्या किया है उन्होंने बताया। और ये क्या है? जलवायु के बारे में बताया है। आया आपको समझ में? और देखो, दूसरा यहाँ पर केरल है, एक जम्मू और कश्मीर, दूसरा केरल। तो केरल और जम्मू कश्मीर में आपको दिखाई दे रहा है यह माइनस में, लेकिन यहाँ पर क्या प्लस में ही सारे टेम्परेचर है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा गर्म प्रदेश है और ये क्या है? ठंडा प्रदेश है। तो हम क्या करते हैं कि उन्हीं माह में अनेक वर्षों के औसत तापमान पर लिखते। क्यों? क्योंकि हमको क्या करना है? औसत तापमान मिल जाए दोनों स्थानों का, जम्मू कश्मीर का और केरल का। ठीक है, क्या मिल जाए? जम्मू कश्मीर और केरल का औसत तापमान। सारणी 7.0
7.2 7.3 देखने पर आसानी से जम्मू कश्मीर और केरल के औसत तापमान में अंतर को देख सकते हो ना आपको कि कितना कितना औसत तापमान में अंतर हो रहा है। देखो यहाँ 22.2 है तो यहाँ पर 2.3 है। यहाँ वर्षा जहाँ 57 mm हो रही है, यहाँ पर क्या है खाली 23 mm हो रही है। तो ये आंकड़ों को हम देखकर बता सकते हैं कि कौन सी गर्म अधिक है, कौन सी आर्द्र है। ठीक है, इसी प्रकार के आंकड़े भारत के पश्चिमी क्षेत्रों जैसे राजस्थान के लिए वर्ष के अधिकांश समय औसत तापमान में उच्च दिखाई देते हैं। राजस्थान में भी गर्मी बहुत होती है बहुत सी जगह पर, लेकिन सर्दियों में जो सिर्फ कुछ माह के लिए होती है वहाँ तापमान कम भी होता है। ठीक है, वहाँ पर तापमान क्या होता है, कम भी होता है। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। ये किसी मरुस्थल जलवायु के लक्षण है। यहाँ जलवायु गर्म और शुष्क होती है। देखो बेटा, जहाँ गर्मी बहुत अधिक होती है, रेगिस्तानी, मरुस्थल मतलब रेगिस्तानी जलवायु बहुत गर्म होती है, तो उसकी जो वायु जो होती है वो कैसी होती है, शुष्क होती है, मतलब सूखी होती है। आप देखते हो ना, लू चलती है। उत्तर पूर्वी भारत में वर्ष के अधिकांश भाग में वर्षा होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व की जलवायु आर्द्र होती है। अब देखो, उत्तर और पूरब के अंदर क्या होती है, वर्ष भर है ना कभी वर्षा हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ हिमालय की क्या है बेटा, पहाड़ पर्वतमाला है, उसकी वजह से क्या होती है, वर्षा होती है, जिस कारण वहाँ की जलवायु आर्द्र होती है। जलवायु और अनुकूलन। जलवायु हमने देखा, अब अनुकूलन क्या होता है तो मैंने आपको पहले बताया बेटा, अनुकूलन वो होता है कि कोई भी जीव जंतु, कोई भी पौधा उस जलवायु के अंदर कैसे रहता है, उसका रहन सहन, उसका खाना पीना और वो कैसे उस निवास में रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, अनुकूलन। जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। अब देखो, ये जंतुओं के बारे में मैं आपको बताती हूँ। यदि आपको अभी यहाँ पर अहमदाबाद में बहुत गर्मी है और मैं आपको 2 महीने के लिए ठंड में भेज दूँ, ठीक है, ध्रुवीय प्रदेश में भेज दूँ जहाँ पर बर्फ ही बर्फ हो, तो आप वहाँ पर रहने के लिए अनुकूलित नहीं होते ना। आप कुछ टाइम के लिए क्या हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। धीरे धीरे आप उस क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित होते हो। अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को चरम शीत अथवा ताप से बचाने के लिए विशेष गुण होते हैं। देखो, अब ये क्या बोल रहे हैं, एक विशेष गुण होते हैं, या तो गर्मी अधिक हो या सर्दी अधिक हो, तो उससे बचाने के लिए उनके अंदर विशेष गुण होते हैं। आपने कक्षा 6 की विज्ञान की पुस्तक में अध्याय 9 में अनुकूलन की परिभाषा को याद किया। मैंने आपको अभी परिभाषा बता दी। वे सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश में अनुकूलन में सहायता होते हैं, विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। अब देखो, वे सारे गुण उनको कहाँ से मिलते हैं, उनके शरीर के विकास से। इस पुस्तक के अध्याय 9 में आप मौसम और जलवायु के मृदा पर प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। हम आगे पढ़ेंगे कि जलवायु का मृदा पर कैसे प्रभाव पड़ता है। यहाँ हम केवल जंतुओं पर जलवायु के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, केवल जो जंतु है उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। जंतुओं के जलवायु परिस्थिति के लिए अनुकूलन के उदाहरण में हम केवल ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय वर्षावन में रहने वाले जंतुओं की चर्चा करते हैं। देखो, ध्रुवीय क्षेत्र मतलब जहाँ वर्ष भर क्या जमी रहती है, बर्फ, और उष्णकटिबंधीय वर्षावन मतलब जंगलों के बारे में। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। आपको पता है ध्रुव मतलब क्या होता है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुवीय क्षेत्र कौन कौन से हो गए हमारे, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिचित देश जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका के अलास्का, रूस के साइबेरिया क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र हमारे किसके अंदर आ जाते हैं, ध्रुवीय। भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। क्योंकि हमारे भारत के अंदर भी बहुत वर्षा होती है, तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाए जाते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में। ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है। अब देखो, इसके अंदर चरम जलवायु पाई जाती है, तो बहुत ठंड पाई जाती है। ये क्षेत्र सफ़ेद बर्फ से ढके रहते हैं। अब देखो, सदैव हमेशा किससे ढके होते हैं, बर्फ से ढके होते हैं। यहाँ वर्ष के अधिकतम भाग में अत्यधिक सर्दी, ध्रुव तक सूर्यास्त नहीं होता। अब ये क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है, अधिकांश समय क्या होती है, अत्यधिक सर्दी रहती है, और जो हमारा सूर्य है वहाँ पर बहुत कम दिखाई देता है। ध्रुव पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है। देखो बेटा, अब ये क्या बोल रहे हैं, जो ध्रुव है उनके ऊपर 6 महीने तक कोई सूर्यास्त नहीं होता। सूर्यास्त
सूर्यास्त नहीं होता और बाकी 6 महीनों तक यहाँ सूर्योदय नहीं होता। मतलब 6 महीने तक तो सूर्योदय नहीं होता और 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता। यहाँ सर्दियों में तापमान कितना होता है? -37 डिग्री। देख लो बेटा कितना तापमान है, -37 डिग्री। तो क्या आप -37 डिग्री पर रह पाओगे? नहीं। यहाँ रहने वाले जंतु इन चरम स्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं, लेकिन यहाँ जो रहने वाले जंतु थे, क्या थे? रहने वाले जंतु वो यहाँ रहने के लिए अनुकूलित हो गए। क्यों? क्योंकि उनके शरीर के अंदर कुछ इस तरह के गुण होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ध्रुवीय भालू, पोलर बियर जिसको हम कहते हैं, वो कौन से कलर का होता है? सफ़ेद कलर का होता है। और पेंगुइन के उदाहरण जानने का प्रयास कीजिए, वह किस प्रकार जलवायु में अनुकूलित रहते हैं। तो आप देखते हो कि पेंगुइन क्या करते हैं? ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं, जिससे उनके शरीर में क्या करते हैं? गर्मी रहती है। और जो भालू होते हैं वहाँ के, उनके क्या होता है? त्वचा के नीचे वसा, मतलब जो चर्बी होती है वो बहुत अधिक होती है, जिससे उनको क्या मिलती है? ऊष्मा। उनके शरीर पर घने बाल होते हैं। देखो अब हम पढ़ते हैं। ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफ़ेद बाल होते हैं। देखो क्या सफ़ेद बाल होते हैं, जिससे वे बर्फ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में हमको आसानी से दिखाई नहीं देता। अपने परभक्षियों मतलब शत्रुओं से उसकी रक्षा करते हैं। साथ ही इसे अपने शिकार पकड़ने में भी सहायता मिलती है। क्यों? क्योंकि सफ़ेद कलर के बाल होते हैं। इन्हें चरम शीत से बचाने के लिए देखो फर मतलब बालों की मोटी परतें होती है। उनकी त्वचा के नीचे वसा की परत होती है। मैंने अभी आपको बताया। वास्तव में ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी हो जाता है, मतलब वो ठंड में भी रह सकता है। और वे धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक ना हो जाए। देखना हमारे यहाँ के भालू जितना तेज़ दौड़ते हैं, उतना पोलर बियर जो ध्रुवीय भालू होते हैं वो नहीं दौड़ते, वो धीरे धीरे जाते हैं, ताकि क्या हो? उनके शरीर का तापमान नियत रहे। ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। इसलिए क्या करते हैं? अक्सर शिकार करने के लिए निकलते, बाकी टाइम विश्राम करते हैं। गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालुओं को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है। अतः ध्रुवीय भालू समुद्री जल में तैरते। देखो इनके शरीर को ठंडा करने के लिए ये क्या करते हैं? है ना, जो पानी होता है उसके अंदर तैरते हैं। ये अच्छे तैराक होते हैं। अब देखो क्या बोल रहे हैं? अच्छे तैराक होते हैं। इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं। देखो याद रखना, जो तैराक भालू होते हैं उनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं, जो न केवल अच्छी तरह से तैरने में इनकी सहायता करते हैं बल्कि उन्हें बर्फ में चलने में सहायता करते। देखो यहाँ पर दे रखा है ये पोलर बियर, उसके सारे गुण बताएं कि त्वचा के नीचे वसा होती है, शीतरोधी होता है, सर्द मौसम में से गर्म में रहते हैं, बालों की मोटी परत होती है, परभक्षी शिकार इनको आसानी से नहीं देख सकते, इनके जो त्वचा जो बाल होते हैं वो वैसे होते, कैसे होते हैं? सफ़ेद होते हैं। इनके सूंघने की शक्ति कैसी होती है? तीव्र होती है। ये अपने नाखून, इनके मुड़े हुए नाखून देखो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत क्या होते हैं? पैने होते हैं। समय अपने नथुनों को बंद करते समय लंबे तक पानी के अंदर तैर सकते हैं। ध्रुवीय भालू के सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। घ्राण शक्ति जो इनकी होती है वो क्या होती है? बहुत तीव्र होती है, जिससे ये भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से खोज पकड़ सकते हैं। हम ध्रुवीय भालू के अनुकूल में दिए गए प्रवाह चित्र द्वारा समझ सकते हैं। देखो मैंने आपको प्रवाह चित्र बताया, ये सारे गुण जो मैंने अभी पढ़ाए उसको इन सारणी में बताया गया। ध्रुवीय क्षेत्र का एक परिचित जंतु पेंगुइन है। देखो बेटा ये पेंगुइन है, मैंने अभी आपको क्या बोला? ये पेंगुइन हमेशा समूह में रहते हैं। ये भी कैसे होते हैं? श्वेत होते हैं और आसानी से बर्फ की स्वस्थ पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। इनके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए देखो मोटी है ना, वो होती है, क्या होती है? मोटी परत होती है, अत्यधिक वसा होती है। पेंगुइन हमेशा झुंड में दिखाई देते हैं। स्वयं को गर्म रखने में वे ऐसा करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया वो झुंड में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो स्वयं को गर्म रख सकते हैं। याद कीजिए, जब आप खचाखच भरे किसी कमरे या हॉल में रहते हैं तो आपको भी गर्मी का एहसास होता है या नहीं? ध्रुवीय भालू की तरह पेंगुइन भी अच्छे तैराक होते हैं। इनका शरीर कैसा होता है? धारा रेखीय होता है। धारा रेखीय मतलब देखो सफ़ेद और काले रंग। इनके पैरों में देखो, पैरों में जाले दिखाई दे रहे हैं, जाल जैसी संरचना होती है जो इनको तैरने में सहायता करती है। ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अनेक जंतु में अनेक प्रकार की मछलियाँ, कस्तूरी मृग, रेंड डियर, लोमड़ी, सील, व्हेल आदि अन्य प्रकार के पक्षी सम्मिलित हैं। नोट कीजिए, जहाँ मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है, वही पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। इसी कारण अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों में प्रवास करने चले जाते हैं। आपने देखा हमारे यहाँ पर साइबेरिया से कुछ पक्षी आते हैं,
वो क्या करते, अत्यधिक ठंड के कारण अपने शरीर को बचाने के लिए वो सर्द जगह से कहाँ आते हैं, भारत में, जहाँ पर क्या होता है, गर्म मौसम होता है। सर्दियाँ समाप्त हो जाने पर वे पुनः अपने आवास में वापस लौट जाते। देखो 6 महीने जब वहाँ पर गर्मी पड़ती है तो वो क्या करते हैं, हमारे यहाँ सर्दियों में आते हैं। ठीक है, सॉरी बेटा, क्या आता है, सर्दियों में आते हैं। फिर जैसे सर्दियाँ खत्म हो जाती है वो वापस चले जाते हैं। भारत ऐसे अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है। आपने साइबेरियन क्रेन के बारे में सुना होगा। देखो बेटा, ये साइबेरियन क्रेन है जो क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर आते हैं। इनको हम प्रवासी पक्षी के नाम से जानते हैं। साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। अब ये हमारे यहाँ पर सर्दियों के अंदर प्रवास करने आते हैं। कुछ पक्षी उत्तर पूर्व के आर्द्र स्थानों पर, भारत के कुछ अन्य स्थानों पर भी प्रवास के लिए जाते। तो आपने देखा ध्रुवीय क्षेत्र। अब हम पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन। वर्षावन कौन कौन से, उसमें कौन कौन से जीव होते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जलवायु सामान्यतः गर्म होती है। कैसी होती है जलवायु, थोड़ी सी गर्म होती है, क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होता है। भूमध्य रेखा जो होती है उसके आसपास होता है। इसमें सर्द महीनों में भी तापमान सामान्यतः 15 डिग्री रहता है। देखो ध्रुवीय क्षेत्र में माइनस में जाता है, लेकिन हमारा जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है उसमें 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। गर्मियों में इसका तापमान हमारा कितना हो जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। देखो यहाँ पर हमारे वर्ष भर दिन और रात की लंबाई हमको लगभग बराबर ही लगती है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। देखो अब क्या बोल रही है, जो वर्षावन है वहाँ पर इन क्षेत्रों की एक प्रमुख विशेषता उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। देखो वर्षावन मतलब ऐसे जंगल है, यहाँ पर वर्ष भर बारिश का रहता है, तो यहाँ पर जो वन है वो बहुत हरे भरे रहते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत के पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं, जो हमारा पश्चिम है भारत का, वहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के पादप और जंतु देखने को मिलते हैं। वर्षावनों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतुओं में हम बंदर, कपी मतलब एप्स, गोरेला, ये सब बंदर की प्रजाति है। फिर चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी और कीट है। आइए हम गर्म आर्द्र जलवायु के लिए इन जंतुओं के अनुकूल के बारे में पढ़ते हैं। वर्षावनों में जलवायु परिस्थिति अनेक किस्मों के जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयोगी है। चूँकि जंतुओं की जनसंख्या अधिक होती है, अतः वह भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा करते हैं। अब आप देखते हो हम भी क्या करते हैं, यदि हमको कुछ चाहिए होता है तो हम भी क्या करते हैं, गेम खेलते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो भोजन और आवास के लिए वो भी क्या करते हैं, आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। देखो आपको यहाँ पर दिखाई देता है लाल कलर का मेंढक, लाल नेत्रों वाला मेंढक अपने यहाँ होता है, नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लाल आंखों वाला मेंढक पाया जाता है। लाल नेत्रों वाले मेंढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं। देखो इसके जो पैर के आपको ये तलवे दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं, अत्यधिक चिपचिपे होते हैं, जो उन्हें उन वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं। इसीलिए वो वृक्षों पर आसानी से क्या कर सकते हैं, चढ़ते हैं, जिन पर वह रहते हैं, जहाँ पर वो रहते हैं। फिर आपको यहाँ पर देखो एक न्यू वर्ल्ड मंकी, बंदर की एक प्रजाति, उसकी पूंछ देखो कितनी बड़ी है या नहीं है। अब देखो आप ये जो पूंछ है आपके यहाँ पर, हमारे जो बंदर है उनकी ऐसी पूंछ दिखाई देती है, नहीं, वो इस तरह के दिखाई देते हैं, नहीं। इनके हाथ पैर एक जैसे होते हैं, आसानी से शाखाओं को थामे रखते हैं। क्योंकि इन वनों में आवास करने वाले जंतुओं में भोजन के लिए परस्पर स्पर्धा होती है, स्पर्धा मतलब लड़ाई होती है। कुछ जंतु भोजन प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं जहाँ अन्य जंतु आसानी से नहीं पहुँच सकते। जैसे उदाहरण के लिए टकुन नामक पक्षी की चोंच, देखो ये रहा पक्षी, ये क्या है, टकुन नामक पक्षी की चोंच है। इसकी चोंच कितनी लंबी है, तो ये आसानी से डाली पर लगे हुए फलों को क्या कर सकता है, ले सकता है, शाखाओं से फलों को ले सकता है, जो बहुत कमज़ोर होती है, क्योंकि इनका भार वो सहन नहीं कर सकते। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अगर शाखाएं कैसी हो, कमज़ोर हो, उस पर जाएंगे तो वो टूट जाएगा, तो ये आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं, दूसरे नहीं। उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुनने की संवेदन शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा, ऐसे रंग की त्वचा होती है जो उन्हें उनके आसपास के क्षेत्र के साथ मिलकर छद्दा आवरण रहने में सहायता होती है, और वह उनकी परभक्षियों से रक्षा करती है, मतलब उनके शिकारियों से रक्षा करती है। जैसे ध्रुवीय क्षेत्र में सफ़ेद भालू और पेंगुइन की रक्षा होती है, वैसे इनके आकार, इनकी तीव्र दृष्टि, सूंघने की शक्ति क्या करती है, इनका रंग जो है उनको उस आवास में रक्षा प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए बिलाव परिवार के जंतु, देखो बिलाव मतलब बिल्ली परिवार के जंतु कौन कौन से, शेर, चीता,
मोटी खाल होती है और सुनने की शक्ति इनकी क्या होती है, बहुत तीव्र। अब देखो ये टैंगन लंगूर है, ये भी मंकी की प्रजाति है। देखो ये भी थी, ये भी मंकी की क्या है, एक प्रजाति है बंदर की। लायन टेलर लंगूर जिन्हें दाढ़ी वाला एप भी कहते हैं, इसकी क्या होती है, दाढ़ी होती है। हमारे यहाँ जो बंदर होते हैं उनकी दाढ़ी होती है नहीं, लेकिन इनकी क्या होती है, सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी होती है। पश्चिमी घाट के वर्षावन में पाया जाता है। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये जो मंकी है, ये ऐप है, वो कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट पर। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है कि इसकी चांदी जैसी श्वेत आयल है जो सिर के चारों ओर, गालों और ठोठी तक रहती है। देखो ये दिखाई दे रही है इस फोटो में आपको, तो ऊपर कपाल से लेकर इसके मुख के चारों तरफ चांदी जैसी सफ़ेद दाढ़ी होती है। और ये अपने जीवन का अधिकांश समय कहाँ व्यतीत करता है, वृक्षों पर। ये जमीन पर कम आता है। यह मुख्यतः फल खाता है, बीज, कोमल पत्तियाँ, तने, पुष्प और कलियाँ भी खाता है। लायन टेडर लंगूर वृक्षों की छाल के में वास करने वाले कीटों की तलाश में रहता है। चूंकि ये लंगूर वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होते हैं, अतः ये भूमि पर यदा कदा आते, क्योंकि इनको सब कुछ कहाँ मिल जाता है, वृक्ष पर। भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षावन का एक अन्य परिचित जंतु हाथी है। हाथी अनेक प्रकार से वर्षावनों की परिस्थिति के लिए अनुकूलित हो गए हैं। इनकी सूंड को हम देखो, सूंड को आप ध्यान से देखो कितनी लंबी होती है। ये पूरे वृक्ष को क्या कर सकते हैं, गिरा सकते हैं। इनका नाक क्या करता है, सूंघने का उपयोग करता है। लंबी जो सूंड होती है उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो बहुत अच्छी तरह से अपने पेड़ों की छालों को उखाड़ कर खा सकता है। यद्यपि इसके बाह्य दंत, जिन्हें रद्द कहते हैं, देखो अब इसके बाह्य दांतों को हम क्या कहते हैं, रद्द कहते हैं, जिनका उपयोग हम लाख की चूड़ियाँ बनाने में भी करते हैं, वास्तव में रूपांतरित दंत होते हैं। इन दांतों से हाथी अपनी पसंद के वृक्षों की छाल को उखाड़ता है और आसानी से खा सकता है। हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में, देखो इसके कान जो होते हैं वो छोटी से छोटी ध्वनि को भी आसानी से सुन सकते हैं। वर्षावनों की गर्म और आर्द्र जलवायु हाथी को ठंडा रखने में उनकी कान से आता है। ये जो कान है वो क्या क्या काम करते हैं, सुनने के साथ साथ उसको हवा देने का काम भी करते हैं। तो आपने देखा इस अध्याय के अंदर के ध्रुवीय क्षेत्रों में कैसे लोग अनुकूलित होते हैं, प्रवासी पक्षी यहाँ हमारे देश में क्यों आते हैं, और जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले लोगों में अनुकूलन कैसे होता है। थैंक यू स्टूडेंट।